नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। आरक्षण संविधान के द्वारा प्रदत्त एक ऐसा प्रावधान जिसके माध्यम से देश के दबे कुचले पीड़ित और पिछड़े तबके को एक बेहतर अवसर मिलता है ताकि वो अपने लिए भविष्य के सुनहरे सपनों को संजोने के अपने इरादे को साकार कर सकें। ऐसे में आरक्षण इस देश की राजनीतिक मजबूरी समय के साथ बन गई। आरक्षण में भी अलग अलग वर्गों के अलग अलग समूहों के सुविधा के हिसाब से अलग अलग लेयर तैयार किया गया। इसके बाद फिर अलग से जब आरक्षण को एक वर्ग विशेष के लिए उनके उपलब्धियों के बीच उनके समाज में जो पीड़ित और पिछड़े समूह हैं उनके लिए बेहतर अवसर की मांग हुई तो आरक्षण में कुछ और प्रावधान जोड़े गए। आरक्षण की सीमा बढ़ते बढ़ते आधी आबादी के हक तक पहुंच गई और अब आरक्षण की समीक्षा की मांग उठ रही है। आरक्षण की समीक्षा की मांग को लेकर चुनावी मुद्दा बीते लोकसभा में बना, विधानसभा चुनाव में भी बना, लेकिन दावा ये किया गया मौजूदा केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा कि आरक्षण को कोई हटा नहीं सकता। बीजेपी के बड़े प्रभावशाली नेता जो सरकार में रसूखदार पदों पर हैं और जिनके निर्णय सरकार में तूती की तरह बोलते हैं, उन्होंने दावा किया कि आरक्षण को कोई हटा नहीं सकता। लेकिन फिर आरक्षण की समीक्षा की मांग क्यों उठ रही है? ये मांग विरोधी खेमे से नहीं बल्कि एनडीए के सहयोगियों द्वारा ही उठाई जा रही है। सबसे पहले डॉक्टर संतोष सुमन ने आरक्षण की समीक्षा की मांग को लेकर कशिश न्यूज से खास बातचीत में क्या कहा, वो सुनाते हैं आपको। समाज में एकदम पिछड़े हुए हैं, जो जातियां समाज में आरक्षण होने के बावजूद भी पिछड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को एक स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है और वो स्पेशल अटेंशन आरक्षण के रूप में, आरक्षण बढ़ाने के रूप में है। उनका आरक्षण बढ़ाइए, उनको सब कैटेगराइज कीजिए और उनको अलग से आरक्षण दीजिए तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ जाएंगे। और यही मांग हमने की है और ये पहले भी हुआ। आप जैसे ओबीसी है, बैकवर्ड क्लास है, उनके अंदर अलग से ईबीसी बना। उसी तरह से आप देखिए कि जो फॉरवर्ड क्लास है उनके अंदर भी ईडब्ल्यूएस बना। तो कहने का मतलब है कि ये तो पहले भी हुआ है, माननीय न्यायालय के द्वारा भी हुआ है। संविधान निर्माण यानी कि अपने हिसाब से अपने देश के नियम कानून को तैयार करके 7 दशक से अधिक का सफ़र हमने तय किया, लेकिन अभी भी आरक्षण को लेकर कोई स्पष्ट स्थिति नहीं बन पाई है। आरक्षण देश की राजनीतिक मजबूरी बन गई, वो आरक्षण जो समाज के पीड़ित और पिछड़ों के उत्थान के उद्देश्य से संविधान सभा ने देश को प्रदान किया था। लेकिन अब इसकी समीक्षा की मांग उठ रही है तो हम इसके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा इसकी बात उठाए जाने को क्या इसका राजनीतिक अध्याय शुरू होगा या फिर सामाजिक अर्थात भी है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ पक्ष रखने के लिए बीजेपी की ओर से प्रवीण तांती जी जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ सोनम पासवान जी हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम प्रवीण जी, आपके सहयोगी आरक्षण की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। आपके नेता साफ कर चुके हैं, चाहे राजनीतिक मंच हो, सामाजिक मंच हो, सार्वजनिक कार्यक्रम हो, ताल ठोक कर कह चुके हैं कि कोई माई का लाल नहीं है जो आरक्षण को हटा दे। राजनाथ सिंह जी के बयानों को हमने सुना है, उनके शब्द हैं ये। तो फिर अब आपके ही सहयोगी समीक्षा की मांग कर रहे हैं, इससे क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान लिखे और आरक्षण का प्रावधान किए तो सभी के लिए किए थे। यहाँ आरक्षण का लाभ कुछ ही लोग ले पा रहे हैं, बाकी समाज के जो अंतिम सीढ़ी पर खड़ा है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। 92 में मंडल कमीशन लागू हुई थी तो उसमें फिर हुआ कि भाई उसमें आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले और आर्थिक आधार किया गया। उसके बाद 95 में हम लोग ने कहा कि नहीं, एसटी एससी में भी आर्थिक लगे। चूंकि आईएएस आईपीएस है, यदि एसटी एससी तो उसको आरक्षण की जरूरत नहीं है। इंजीनियर डॉक्टर यदि एसटी एससी है तो उसको आरक्षण की जरूरत नहीं है। यदि सारा आरक्षण
बड़े अफसर पदाधिकारी घेर लेंगे तो समाज के अंतिम सीढ़ी पर जो बैठा हुआ है उसको कब लाभ मिलेगा। आज आजादी के 79 साल हो गया, लेकिन कुछ लोग ही आरक्षण का लाभ ले लिया। समाज के बहुसंख्यक समाज आज भी आरक्षण से वंचित है, जो समाज के अंतिम सीढ़ी पर है। हमारे सुमन जी हमारे दल के सहयोगी है एनडीए के, उन्होंने सही कहा है, लेकिन हमारा कहना है कि उसमें आर्थिक लग जाए। एसटी एससी में कोई समीक्षा नहीं, क्योंकि आरक्षण किसी का हिम्मत ना है या कोई आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता है। चूंकि अब तक ईडब्ल्यूएस को भी है मिला आरक्षण, उच्च वर्ग को तो ईडब्ल्यूएस दे दिया, तो गरीब के बच्चे लेंगे उसका लाभ ले रहे हैं। ओबीसी में भी आर्थिक है, उच्च वर्ग में आर्थिक है, तो एसटी एससी में भी आर्थिक लगे और सभी लोग वंचित हो जो उस लायक नहीं आरक्षण के लायक, और समाज के जो अंतिम सीढ़ी पर खड़ा है उसको आरक्षण का लाभ मिले। वो 95 से हम इसके पक्षधर हैं, आज से नहीं। रमबिला हम तो जनरल सेक्रेटरी थे जनता दल के, उस टाइम में भी बात उठाए। लोजपा के हम फाउंडर हैं, रामविलास जी के साथ रहे। हम नेशनल जनरल सेक्रेटरी लोक जनशक्ति पार्टी थे, जनरल सेक्रेटरी बिहार स्टेट थे। हमारे लीडर रामविलास जी थे, लोजपा और दलित सेना के हम फाउंडर हैं, और हम बड़े पद पर वहां रहे। हम लोजपा से चुनाव भी लड़े 5 में, लेकिन रामविलास जी के सामने हम ही बात बोलते थे कि एसटी एससी में आर्थिक लगे, जिसके लिए जिया लाल आर्या होम कमिश्नर होते थे। तो ये 93 से ही क्रीमी लेयर वाला प्रावधान है ना प्रवीण जी? यस यस। तो फिर अब क्या चाहिए जब क्रीमी लेयर भी है? तो उसमें से तो जो आप कह रहे हैं कि जो एक वर्ग विशेष मेहनत करके आरक्षण का लाभ उठा के एक पद पर पहुंच गया, अपनी आजीविका के साधनों को उसने बेहतर किया है, अपने परिवार के सामाजिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को उसने बेहतर किया है, तो क्रीमी लेयर में तो वही छट जाएंगे ना। तो जो बचे वो तो पिछड़े दबे कुचले ही कहे जाएंगे। तो उसी के लिए आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, न कि आईएएस आईपीएस इंजीनियर डॉक्टर या नहीं, बिल्कुल। चलिए सोनम जी क्या समझती हैं इस पर? सहयोगी समीक्षा की मांग कर रहे हैं, तो इनका क्या रुख है वो भी जान लेते हैं। सोनम जी। जय भीम, जय भारत। आज हम यहाँ एक प्रवक्ता के रूप में नहीं, बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान के द्वारा और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के संकल्प से यहाँ मौजूद हुए हैं। और जिस प्रकार से आरक्षण को लेकर के लगातार ये मुद्दा चल रहा है, हमारी पार्टी और हमारे नेता ने शुरू से स्पष्ट रूप से कहा है कि आरक्षण किसी की दी गई खैरात नहीं है। हम लोग किसी खैरात के बदौलत यहाँ नहीं पहुँचे हैं। जब हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये योजना बनाई थी कि संविधान को किस प्रकार से जो है आरक्षण को लागू किया जाए, तो उस समय जो दौर था कि हमारे समाज के लोगों के साथ छुआछूत, सामाजिक दूरी, ये सारी चीज़ों के मद्देनज़र ये स्थापना की गई थी। जिस दिन समाज से ये सारी चीज़ें समाप्त होगी, आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो जब तक हमारे बीच, अभी हमारे भाई बता रहे थे, बीजेपी के भाई बता रहे हैं कि कुछ लोगों को जैसे आईएएस हैं या जो भी हैं, तो क्या आज भी देखिए आईएएस जाते हैं, मंदिर जाते हैं, या हमारे बीच के लोग अगर कोई मंदिर जाते हैं तो वो मंदिर को धुलवाया जाता है। आईएएस अधिकारी अगर घोड़ी पे बैठते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है कि ये आप पे शोभनीय नहीं है। तो ये सब चीजें जब तक समाप्त नहीं होगी, आरक्षण बिल्कुल समाप्त नहीं होनी चाहिए, ऐसी हमारी नेता और हमारी पार्टी का मांग है जी। आप जो सोनम जी कह रही हैं कि कोई संभ्रांत व्यक्ति भी अगर एक वर्ग विशेष से समाज में अपनी स्थिति के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपने हक के लिए खड़ा होता है, तो कुछ लोग जो सवर्ण हैं वो उन्हें प्रताड़ित करते हैं। यहाँ आपने ये नहीं बताया कि निचले तबके के जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, सामाजिक रूप से जो प्रताड़ित हैं, उनका जिक्र आपने नहीं किया। जो क्रीमी लेयर कह सकते हैं, आपने कुछ पदों का नाम लिया, क्रीमी लेयर वाले भी प्रताड़ित हो रहे हैं। तो फिर इसमें आरक्षण की क्या उपयोगिता रह जाती है? आरक्षण का फिर फायदा क्या है? जब सामाजिक स्थिति ही सुधारनी है तो फिर उसमें आरक्षण की क्या आवश्यकता है? वो तो सोच की बात हो गई ना, फिर तो वो शिक्षा से सुधरेगी। जी बिल्कुल, वही मैं बताना चाह रही हूँ कि शिक्षा से ही चीजें सुधर सकती है। और जब तक हम लोग समान दर्जे में नहीं आ जाते, तब तक ये क्रीमी लेयर के माध्यम से जो हम लोगों के बीच में ही जो भेदभाव किया जा रहा है, जो हम लोगों
को अलग अलग करने की जो चेष्टाएं की जा रही हैं वो संवैधानिक रूप से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसी हमारी नेता की भी मांग है और हम लोग भी यही चाहते हैं कि जब तक ये चीजें समाप्त नहीं हो जाती हम लोग क्यों आपस में ही अलग अलग चीजों को करते रहें। तो जो भी है वो शिक्षा के माध्यम, हाँ सुधार आवश्यक है, शैक्षणिक रूप से उनको दीजिए, व्यवसाय दीजिए, उनको शिक्षा दीजिए, उसमें आरक्षण दीजिए उनको। तो ये सब चीजें हैं जिसके माध्यम से इन सब चीजों को सुधारा जा सकता है। जी बिल्कुल। तो सुधार की शुरुआत तो नेताओं को ही करनी चाहिए। अपने रिजर्व सीट को छोड़िए, रिजर्व कोटा छोड़िए, रिजर्वेशन को लेकर जो उनके प्रावधान का उपभोग कर रहे हैं उन्हें छोड़ना चाहिए। नेताओं को उदाहरण स्थापित करना चाहिए। नेता तो उदाहरण दे ही रहे हैं। अगर नेता वहां से हट जाते हैं, नॉर्मल जनरल कोटे से अगर हमारे नेता आते हैं, जनरल कोटे से आने के लिए नहीं कर रहे हैं, उस सीट को ही जनरल कर दीजिए। तो फिर अपने घर से लड़े, अपने माने गृह क्षेत्र से लड़े, सिर्फ रिजर्व सीट हो ऐसा कहकर न लड़े। ये अगर बात आ रही है तो फिर ये बात ही खत्म हो जाएगी ना। तो वही बात होगी कि आरक्षण ही समाप्त कर दी गई। वो आरक्षण तो हमें चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि जब तक समाज में समानता नहीं आती तब तक ये आरक्षण की अनिवार्यता बिल्कुल बनी रहेगी। और आज देखिए, हमारे कह तो रही हूँ कि हमारे नेता जब मंदिर जाते हैं तो वो मंदिर को धोया जाता है। तो ये भेदभाव क्यों है? जब तक ये भेदभाव समाप्त नहीं हो जाती, ये आरक्षण निरंतर चलती रहनी चाहिए। चलिए प्रवीण जी क्या कहेंगे? आरक्षण, छुआछूत, मंदिर, अलग अलग घोड़े पर चढ़ना, दोनों दो चीज जी। आरक्षण का मतलब ये है कि समाज के अंतिम आदमी को भी आरक्षण का लाभ मिले। और यदि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हम मजबूत, हम IAS IPS, तो इसके लिए कानून है, हम कानून में जाएंगे। हमारे साथ छुआछूत, भेदभाव, तो इसके लिए कानून है। और समाज के अंतिम आदमी को यदि आरक्षण का लाभ नहीं मिला तो बाबा साहब का सपना अधूरा है, ये मेरा मानना है। और हम ही सारा आरक्षण का लाभ ले ले, सारे पैसे वाले, IAS IPS, इंजीनियर, डॉक्टर, तो समाज के अंतिम सीढ़ी पर जो खड़ा है उसको कब लाभ मिलेगा और कब वो आगे आएंगे? बिल्कुल। इसीलिए हम लोगों का सोच है, कह रहे 95 से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि भाई आरक्षण में आर्थिक लगे। ST SC OBC EWS में भी वही हुआ है। आज क्या हुआ है? आज भी मान के चलिए जो उच्च वर्ग को आरक्षण मिला तो EWS हुआ। तो ये बात है। और हमारे सुमन जी हमारे NDA के साथी हैं, उनका कहना सही है, लेकिन ये थोड़ा गलत दूसरे रूप में कहें। हम कह रहे हैं सीधा आर्थिक लगे, जैसे OBC में आर्थिक है, उच्च वर्ग में EWS है, उसी तरह से ST SC में आर्थिक लगे। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात हो गई है कि अगर आपके आजीविका का साधन नहीं है तो आपके आजीविका का साधन और साधन के लिए समाज में कंपटीशन जो होता है उसमें आपके लिए बेहतर संभावना हो, इसका इंतजाम किया जाना चाहिए। ये नहीं कि आप डॉक्टर हैं लेकिन SC ST समुदाय से आते हैं तो आपके बेटे को फिर भी 2 कुर्सियां अलग से खाली रखी जाए ताकि वो आकर बैठें। नहीं, जो वहां बैठने की स्थिति में नहीं है उन्हें बुलाकर बैठाया जाए। ये प्रवीण जी शायद कह रहे हैं, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। चलिए, हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ गए हैं, हम उनसे भी आपका परिचय कराएंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से पक्ष रखने के लिए विजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा RLM से राम पुकार सिन्हा जी भी जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ। विजय जी, संतोष सुमन जी ने तो कुछ ऐसा कह दिया है जिसको लेकर आपके गठबंधन के नेता भी एक मत नहीं है। हम चाहेंगे कि थोड़ा उसे स्पष्ट किया जाए, किस तरह की समीक्षा की वो उम्मीद कर रहे हैं। हमारे साथ कशिश न्यूज के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि एक IAS उनके तबके से नहीं है, तो IAS रिजर्वेशन से बनेगा या पढ़ लिख कर बनेगा कोई? दीपक जी, ऐसा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गलत कहाँ कहा है। आरक्षण की समीक्षा का अर्थ आरक्षण समाप्त करना नहीं होता है। आरक्षण का तो समीक्षा होना ही चाहिए, क्योंकि सही लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचा जा सके। अब इसको अर्थ का नर्क लगा दीजिएगा तो दूसरी बात है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि SC ST आरक्षण वर्गीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जो समर्थन किया था, आज भी हम लोग करते हैं। आजादी के 79-80 साल हो गए जी, लेकिन आरक्षण का लाभ
नीचे तबके के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए तो समीक्षा की आवश्यकता जरूर है। और जहां रहा आरक्षण की बात, तो देखिए बहुत लोग कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए, तो मैं कहता हूं कि इस देश राज्य में कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस देश का आरक्षण खत्म कर दे। चलिए, समीक्षा हुई तभी तो क्रीमी लेयर का प्रावधान आया, समीक्षा की गई तभी तो ईडब्ल्यूएस का प्रावधान आया। तो शायद संतोष जी को स्पष्ट करना चाहिए कि उनके मन में क्या चल रहा है, किस तरह की समीक्षा चाह रहे हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, बीसी, इन तमाम कैटेगरीज में क्या कोई वो नई कैटेगरी भी चाह रहे हैं जो ईडब्ल्यूएस के समानुपातिक कुछ हो, तो वो स्पष्ट करें तो ज़्यादा बेहतर, हम इस पर विमर्श कर सकते हैं। राम पुकार जी, क्या लगता है समीक्षा को लेकर जो बात छेड़ी गई है संतोष सुमन जी से, वो कहाँ तक पहुँचेगी? क्या ये राजनीतिक नुकसान पहुंचा सकता है एनडीए को, या फिर समाज में चर्चा के लिए एक सार्थक कदम बढ़ाने को प्रेरित कर सकता है? देखिए, आरक्षण हमारा मौलिक अधिकार है। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो दिया हुआ हमें प्रदत्त जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, वह बिहार हो या देश हो, उसमें हम सबों को मिलना चाहिए, मेरा फंडामेंटल राइट बनता है। मैं नमन करता हूं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय बीपी सिंह जी को, जिन्होंने पूरे देश में आरक्षण लागू करके एक देश में नई क्रांति ला दी। और इसका मतलब यह है, मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे सामाजिक न्याय की धारा, जिस सपना को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद जी ने जिस सपना को देखा था, हमारा सामाजिक न्याय की धारा, उस सामाजिक न्याय की धारा पर अगर हमें आरक्षण मिलता है, उसमें क्या हक, क्या किसी को दिक्कत है भाई? बिल्कुल, आरक्षण तो हमारा मौलिक अधिकार बनता है। समाज के दबे कुछ उपेंद्र कुशवाहा ने भी कुछ कहा है इस विषय पर, हम चाहेंगे उनका भी अगर मत आप हमारे दर्शकों के सामने रख सके, तो वो किस तरह से समीक्षा की उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हर आदमी का अलग अलग सोच, अलग अलग दायरा होता है, लेकिन संविधान निहित जो हमें आरक्षण का प्रावधान है, उस आरक्षण के प्रावधान के तहत हम सबों को इसके लिए आगे बढ़ना होगा। और हमारे संविधान में कोई भी, आज देखिए ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हमारे स्वर्ण भाइयों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इसमें कहीं किसी को आपत्ति क्या है? जिसका जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस पर मैं ये बताना चाहता हूं कि जो भी संवैधानिक प्रदत्त संविधान के तहत निहित जो हमारा मौलिक अधिकार है आरक्षण में, उसको मुझे मिलना चाहिए, पूरे छात्र नौजवानों को मिलना चाहिए, पूरे बिहार में हो या देश में हो, इसका लागू होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बोल भी रहे हैं, बिहार के विकास पुरुष युवा मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी का भी एक अपना विजन है, थॉट है, चिंतन है इन तमाम मुद्दों पर, तो भाई इसको तो आगे लाना ही पड़ेगा हम लोगों को। चलिए, मौलिक अधिकार तक में इसे आप मानकर चल रहे हैं राम पुकार जी, बड़ी दिलचस्प बात है। सोनम जी ये कह रही हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें ये दिया था, तो हम अपने तमाम मेहमानों को याद दिला दें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिस संविधान सभा के सदस्य थे, उस संविधान सभा ने देशवासियों को सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण दिया था। इसके बाद राजनीतिक हित को साधने के लिए राजनीतिक दलों ने इसे विस्तार दिया, या फिर कहें कि उनकी राजनीतिक मजबूरी थी कि उन्होंने इसे विस्तार दिया। जब 10 साल में संभव नहीं हो सका कि आरक्षण का लाभ आरक्षित तबके को मिल सके, 70 साल में जब संभव नहीं हो सका, तो हम कैसे मानकर चलें कि उन्हीं परिस्थितियों में आगे 2047 में जब हम विकसित भारत का सपना साकार करने जाएंगे, तो आरक्षित तबके को आरक्षण का उचित और पर्याप्त लाभ दिला सकेंगे? इस सवाल पर हम बारी बारी से सबकी राय जान लेते हैं। सबसे पहले सोनम जी आपसे शुरू करते हैं। कैसे हम मानकर चलें कि आरक्षण का लाभ सही वर्ग तक पहुंचा सकेंगे? इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें सभी को शैक्षणिक प्रक्रिया जो है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए आज भी समाज में हमारे बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि उन्हें घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता है। जब क्लास 1 के लोगों के साथ इस तरह से हमारे कितने ही ऐसे नेता हैं जो मंदिर जाते हैं तो मंदिर को धुलाया जाता है। तो जब तक सोच में परिवर्तन नहीं आएगा, यह आरक्षण मुझे नहीं लगता है कि एक तरह से समान किया जाए, आरक्षण को समाप्त किया जाए। तो ये प्रक्रिया निरंतर
तब तक चलेगी जब तक समाज में छुआछूत जैसी जो समस्याएं हैं वो समाप्त नहीं हो जाए, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनजर ये आरक्षण का निर्माण किया गया था हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा। तो अभी बहुत वक्त लगेगा। तो आप आज जो हम लोग कुछ घटनाओं का उल्लेख करते हुए जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अगर ये कहें कि वो समुदाय जो मंदिर धो रहा है, वो समुदाय जो घोड़ी चढ़ने से रोक रहा है, वो शायद इसी वजह से नाराज हो कि वो आरक्षण लेकर उनके बीच से आगे निकल गया, तो ये भी एक वजह मान सकते हैं अगर तर्क करने के लिए एक चीज रखी जाए सामने तो। नहीं, मैं आपकी उसके आरक्षण लेने की वजह से वो शायद नाराज हो। जी नहीं दीपक जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं होंगी, क्योंकि सिर्फ मैं तो एक उदाहरण बता रही हूँ कि जब कोई आईएएस मंदिर में जाते तो होता है इस तरह से, शादी करते हैं तो उनको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता। ये सभी घटनाएं जब एक कह तो रहे हैं कि एक उच्च स्तरीय लोगों के साथ जब इस तरह के भेदभाव की जाते, तो सोचिए जो निम्न स्तर के लोग हैं, मैं भी एक दलित समाज से आती हूँ और मैंने देखा है कि समाज के निचले पायदान के जो लोग होते हैं आज भी उन्हें गांव में बैठने नहीं दिया जाता है। तो ये जो भेदभाव मैंने बचपन में देखा था, पढ़ा था मैंने कहीं, वो समाप्त नहीं हुआ है। और अच्छी बात है सोनम जी, आपने कहीं पढ़ा है, क्या आपको कभी आरक्षण का लाभ लेने का अवसर मिला? देखिए, मैं चूंकि मैं एक दलित परिवार से आती हूँ और बिल्कुल मैंने पढ़ाई में, देखिए हम पढ़ने में भले मैं होशियार जरूर रही हूँ, लेकिन देखिए ये आपकी खूबी है और हम देख पा रहे हैं आप एक प्रखर वक्ता हैं, मुखर होकर अपनी बातों को अपने समाज के प्रतिनिधित्व के तौर पर सामने रख रही हैं मंच से। आपको आरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो हम क्या ये मानकर चलें कि फिर आपके बच्चों को या फिर उनके बच्चों को जब आप अपने मेहनत से अपने लिए समाज में एक स्थान प्राप्त करती हैं, आरक्षण की आवश्यकता आपको नहीं पड़ी, क्या ये भी पूछ लेते हैं कि आपके सामाजिक स्थिति की वजह से आपको प्रताड़ित होना पड़ा? देखिए, बिल्कुल भेदभाव है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे साथ भेदभाव नहीं हुआ है, ये होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, लेकिन ये समाज का एक बना हुआ है। आपको अपना स्थान बनाने के लिए खुद से मेहनत करना पड़ा, बिना आरक्षण के आपने वो किया और आपने एक स्थान प्राप्त किया। तो ऐसे और लोगों को भी प्रेरित करना होगा और उसके लिए आपने बताया कि बेहतर शिक्षा एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो अगर सबको एक समान शिक्षा दी जाए तो ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। अब प्रवीण जी, आप क्या कहेंगे? आरक्षण का लाभ 10 साल में सबको नहीं मिल सका, राजनीतिक दलों ने उसे बढ़ा के अब 2030 तक आरक्षण को विस्तार किया गया है। आगे फिर समीक्षा की जरूरत पड़ेगी है और ये राजनीतिक मजबूरी बन चुकी है, लेकिन क्या लगता है कि आगे भी अगर हम इसे विस्तारित करते हैं तो इसका लाभ आरक्षित वर्ग को सही मिल पाएगा? देखिए, आरक्षण में तो प्रावधान है हर 10 साल पर इसका एक्सटेंशन होता है। जी, 30 में होगा। अब रही बात, एक्सटेंशन तो होना तय है, इसमें किसी का औकात ना है जो आरक्षण को रोक देगा। जी, अब तो सभी वर्ग को आरक्षण मिल गया। अंतर इतने है जो 80 माने 100% आबादी ST SC का है, तो 20% सारा लाभ ले रहा, 80% आज भी समाज के अंतिम सीढ़ी पर खड़ा है और ऊपर की ओर देख रहा है। जो क्रीमी लेयर को एकदम कस देना होगा, वो एकदम इसीलिए सॉलिड लेयर टाइट करना होगा चाबी, तब आरक्षण का विस्तार होगा। आरक्षण मुट्ठी भर लोगों के हाथ में घिरा हुआ है और मुट्ठी भर लोग वंचित होगा, 20% लोग, तब 80% लोगों के जो समाज के अंतिम सीढ़ी पर खड़ा है आरक्षण का लाभ उसको जाएगा, तब आगे बढ़ेगा। आप क्या कहेंगे कि सामाजिक स्थिति उनकी क्या है, उस पर विचार करके किया जाए या फिर आजीविका के उनके साधन कितने उपलब्ध हैं उस पर विचार करके किया जाए? देखिए, आर्थिक और जीने के साधन बहुत बुरा है, चूंकि उसके बच्चे मैट्रिक पास कर जाते हैं तो उसको कुछ नहीं मिलता जी। हम IAS IPS हमारे बच्चे कहीं के कुछ कर लेंगे तो उसको जल्दी से बन जाता है। तो इसीलिए बड़े लोगों को आरक्षण रोकना पड़ेगा और समाज के अंतिम सीढ़ी जो खड़ा है, अंतिम सीढ़ी पर ये 80% लोग हैं, उसको आगे लाएगा, तब देश आपको 47 में विकसित देश माना जाएगा। भूखा नंगा देश कभी विकसित नहीं माना जाता है, बिल्कुल और सही दुनिया में कभी पूजे नहीं जाता। बिल्कुल। राम पुकार जी, 10 साल में जो नहीं हुआ, राजनीतिक दलों ने उससे विस्तार देते देते अब 2030 तक पहुंचाया है। प्रवीण जी ताल ठोक कर कह रहे हैं, तमाम नेता ये ताल ठोक कर कह रहे हैं कि किसी माई के लाल में ये कुबत नहीं कि आरक्षण को हटा दे, लेकिन आरक्षण क्या, आरक्षण जिसके लिए था उसको उसका लाभ मिल पाया है और आगे किस स्थिति में हम दिला पाएंगे, इसके लिए समीक्षा जरूरी है। बिल्कुल समीक्षा जरूरी है। मैं सोनम पासवान जी की बात को सुन रहा था, लोजपा की प्रवक्ता है, प्रखर प्रवक्ता है, सुन रहा था इसकी बात को। मैं बताना चाहता हूँ, देखिए, जब तक शिक्षित हम नहीं होंगे, शिक्षित बहुत जरूरी है जी। जब हम शिक्षित होंगे तो निश्चित है मुझे वो लाभ मिलेगा। आज शिक्षा का अवसर में गांव-गांव में जितने भी वंचित समाज के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, सबसे पहले मुझे शिक्षा के क्षेत्र में अवेयरनेस लाना पड़ेगा। जब लोग शिक्षित होंगे तो नेचुरली
उन्हें उनका हक मिलेगा। तो सबसे पहले हम तमाम राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं को गांव समाज में जो 80% लोग हैं, जो बहुत दबे कुचले हैं, शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उनके घर में हमें शिक्षा का अलग जगाना होगा। माता सावित्रीबाई फुले और जो 20% उनका रास्ता रोके खड़े हैं, जो 20% उनका रास्ता रोके खड़े हैं, उन्हें रास्ता भी तो छोड़ना होगा ना। आप कुर्सी पर बैठ गए हैं तो अब क्या आजीवन उसी पर बैठे रहेंगे? कुर्सी 2-4 ही है तो खाली करना पड़ेगा, तब तो नीचे। को दोहरा रहा हूं आपके कशिश न्यूज के माध्यम से जी, कि हमें जो समाज के सबसे अंतिम वर्ग के लोग हैं, जिनके घर में शिक्षा का अलग आज भी नहीं जगा है, बहुत ऐसे परिवार है जहां मैट्रिक भी पास नहीं है, इंटर तो दूर है। हम लोग गांव समाज में रहते हैं, गांव में घूमते हैं, गांव गंवई से हम लोग का परिवेश है, सामाजिक परिवेश है। तो उस परिस्थिति में हमें सबसे पहले शिक्षा का अलग जगाकर ऐसा जागरूक करना होगा। आज देख रहे हैं ना, आज जो परिस्थिति उत्पन्न है, गांव गंवई के लोग, मैं चंपारण से बिलोंग करता हूं और वो भी नेपाल सीमावर्ती घोड़ासान इलाका से, उस क्षेत्र से भी आज बच्चे आईएएस और आईपीएस कर रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, पूरे बिहार के 38 जिलों में सबसे पहले 534 प्रखंडों में शिक्षा का अलग इतना जगा देना है कि गांव समाज के दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लोग अपने बच्चों को पढ़ाकर जब आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित है, बिल्कुल, जब आरक्षण का सूरज चमकेगा तो उसके उजियाले से वो अपना जीवन भी रोशन कर पाएंगे। विजय जी, आपके नेता ने तो एक बेहतर शुरुआत की है और समय भी बहुत सही है। 2030 में संसद को आरक्षण को लेकर आगे विस्तार देने पर अपना निर्णय लेना होगा। तो जब विस्तार दिया जाएगा तो उसे और बेहतर बनाया जाएगा, कुछ प्रावधानों में परिवर्तन किया जाएगा। चर्चा की शुरुआत तो सार्थक होती दिख रही है। दीपक जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समीक्षा का बारे में जो बतलाया है कि किसी का हक को छीनना नहीं है जी, बल्कि जिसको अब तक उसका हक नहीं मिला है उसे उसके हक को दिलाना है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट कहा है कि जो निचले पायदान तक जो हैं उनको हक मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसलिए समीक्षा की जरूरत जरूरी है जी। और जहां कुछ लोग कह रहे हैं, हमारे विपक्ष के लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये कहते देखिए जिसकी जितनी आबादी है उतना तो उसको आरक्षण मिलना ही है जी। आज मिले या कल मिले, लेकर ही लोग रहेगा। और इस देश से जो बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान में लिख गए हैं कि आरक्षण से कोई वंचित किसी को कर देगा, हटा देगा, ये संभव नहीं है। चाहे इस देश में कितने भी बड़े से बड़े लोग आ जाएं, लेकिन संभव नहीं है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि समीक्षा होनी चाहिए। दलितों में, एससी एसटी में, आदिवासियों को जो मिल रहा है उसमें भी कुछ कैटेगरी है, भेदभाव होना चाहिए। एक जाति को ज्यादा मिल रहा है, एक जाति दलित में भी एक जाति को कम मिल रहा है। एक उपाय जो मैं समझ पा रहा हूं, जैसे निचले पायदान तक, बिल्कुल, गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ने की अपील की गई थी, वैसे ही अगर ये अपील की जाए और लोग सद्भावना से प्रेरित होकर आरक्षण के अपने अधिकार को, अगर वो सक्षम है अपनी आजीविका के बेहतर प्रबंधन के लिए, तो वो आरक्षण को स्वतः छोड़ दें। जैसे गैस सिलेंडर की सब्सिडी, वो लोग जो सक्षम थे गैस सिलेंडर को अपने बलबूते खरीदने में बिना सरकारी सहायता के, तो एक बड़ी आबादी आगे लाभान्वित हो पाई। जो योजना सरकार चला रही है, अतिरिक्त गैस सिलेंडर की बाजार में उपलब्धता हुई तो एक बड़ी आबादी जो गैस सिलेंडर से अब तक वंचित थी उन तक वो गैस सिलेंडर पहुंच पाया। तो एक ऐसा स्वतः ये आंदोलन शुरू हो सकता है। तो इसके लिए सद्भावना की आवश्यकता है, स्वार्थ को त्यागने की आवश्यकता है, अपने अपने समाज के हित पर सोचने की आवश्यकता है। नेताओं ने सोच को विस्तार करने की शुरुआत की है, सोच को गति दी है, चर्चा शुरू हुई है, चर्चा सार्थक होगी, ये हम कामना करते हैं। फिलहाल समय इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। विजय जी आपका भी, सोनम जी और राम पुकार जी समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।